सभी का स्वागत है इस नए गहन विश्लेषण में। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो वाकई एक खजाना है, विशेष रूप से उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो आरपीएससी और आरएएस जैसी राज्य स्तर की कठिन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान के भूगोल को गहराई से समझने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अहम है। हाँ, एकदम सही कहा। तो आज हम एक बहुत ही खास विजुअल एटलस के पन्नों से गुजरने वाले हैं और इसका विषय है राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश, मतलब जिसे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं। आमतौर पर जब हम जोन्स या ऐसे भारी भरकम आंकड़े सुनते हैं तो दिमाग में यही आता है कि ये तो बस रटने वाली जानकारी होगी। हाँ, अक्सर भूगोल को सिर्फ रटने वाला विषय मान लिया जाता है, लेकिन आज हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। आज हम सिर्फ आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ये राजस्थान के एक छोर से दूसरे छोर तक की एक रोमांचक भौगोलिक यात्रा होने वाली है। और ये यात्रा जरूरी भी है। देखिए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कोई विशेष फसल किसी खास इलाके में ही क्यों उगती है, तब तक ये आंकड़े दिमाग में टिकते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं टिकते। जब भी राजस्थान का जिक्र आता है तो एक आम धारणा यही बनती है कि ये सिर्फ ऊंचे रेतीले टीलों और चिलचिलाती धूप वाला राज्य है, पानी की भारी किल्लत है। लेकिन ये एटलस इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। पलट देता है एकदम। यहाँ कृषि और जलवायु की इतनी भारी विविधता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने पर ऐसा लगता है जैसे कई अलग अलग राज्यों की सीमाओं को पार कर रहे हों। यही तो इस एटलस की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ तापमान या बारिश के मिलीमीटर नहीं गिनता, बल्कि ये बताता है कि मिट्टी और पानी का जो अनोखा तालमेल है, वही तय करता है कि थाली में बाजरा आएगा या धान। सही बात है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस यात्रा को उसी इलाके से शुरू करते हैं जो राजस्थान की उस पारंपरिक सूखी छवि के सबसे करीब है, पश्चिम के सूखे रेगिस्तानों से। हाँ, जोन 1C से शुरुआत करना सबसे तार्किक रहेगा। जी, विजुअल एटलस के पहले हिस्से में हम राज्य के सुदूर पश्चिमी छोर पर हैं। ये है जोन 1C, जिसे अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान कहा गया है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले आते हैं। हालांकि यहाँ सिंचित शब्द जुड़ा है, लेकिन वास्तविकता बहुत कठोर है। बिल्कुल। यहाँ जो आंकड़ा सबसे पहले ध्यान खींचता है वो है बारिश। सालाना 100 मिलीमीटर से भी कम, मतलब 100 मिलीमीटर बारिश। अगर खुले आसमान के नीचे एक बाल्टी रख दी जाए तो शायद साल भर में वो भी पूरी ना भरे। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इतनी कम बारिश का मतलब है कि यहाँ की जमीन और किसानों को प्रकृति की सबसे कठोर परीक्षा देनी होती है। हाँ। ये जोन कठोर मरुस्थलीय जलवायु का बेहतरीन उदाहरण है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस चिलचिलाती धूप और पानी की अलबग गैर मौजूदगी में खेती कैसे होती है। यहीं पर इकोलॉजिकल अडेप्टेशन यानी पारिस्थितिक अनुकूलन की भूमिका आती है, जो कि एटलस भी बताता है कि यहाँ मुख्य रूप से बाजरा और ग्वार की फसलें होती हैं। जी। पर यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। सिर्फ ये कह देना कि यहाँ बाजरा और ग्वार उगता है, ये काफी नहीं है। आखिर ये फसलें इस कठोर वातावरण में जिंदा कैसे रहती हैं? रेतीली मिट्टी में तो पानी वैसे भी नहीं टिकता, वो तो तुरंत नीचे रिस जाता है ना। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। देखिए, रेतीली मिट्टी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होती है, पानी रोकने की क्षमता ना के बराबर। हाँ, तुरंत सूख जाती है। इसलिए बाजरा जैसी फसलों ने खुद को इस तरह विकसित किया है कि उनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं, ताकि वे नमी की आखिरी बूंद भी सोख सकें। अच्छा, मतलब जड़ें पानी ढूंढ लेती हैं। बिल्कुल। और सिर्फ जड़ें ही नहीं, इन पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं जो वाष्पीकरण के जरिए खोने वाले पानी के नुकसान को कम करती हैं। ग्वार की भी यही कहानी है। ये ना सिर्फ सूखे को बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि ये मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करके उसे और उपजाऊ भी बनाता है। क्या बात है। ये सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं है, ये उस माहौल में पूरी तरह से ढल जाने की कला है। यहाँ की कृषि पूरी तरह से प्रकृति की इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल ढल चुकी है। तो ये बात सिर्फ मौसम की नहीं है, मिट्टी की बनावट और पौधे की बनावट के आपसी तालमेल की है। अब अगर हम जैसलमेर और बीकानेर से थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की ओर खिसकें तो परिदृश्य हल्का सा बदलता है। हाँ, जोन 1A की तरफ। बिल्कुल। हम प्रवेश करते हैं जोन 1A में, जिसे शुष्क पश्चिमी मैदान कहा गया है। बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा और फलौदी के इलाके इसी में आते हैं। यहाँ बारिश थोड़ी सी बढ़कर 100 से 200 मिलीमीटर के बीच हो जाती है। ये क्षेत्र अभी भी सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीलों वाला क्षेत्र है। तो रेतीला ही,
लेकिन बारिश में इस मामूली सी बढ़ोतरी का असर साफ दिखाई देता है। यहाँ बाजरा और ग्वार के साथ साथ मूंग भी उगाई जाती है। और मूंग का जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है। ये इस पूरे कृषि जलवायु तंत्र की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वो कैसे? मात्र कुछ मिलीमीटर अतिरिक्त नमी मिलने से किसान मूंग जैसी दलहन फसल उगाने का जोखिम उठा पाते हैं। मूंग का फसल चक्र बहुत छोटा होता है। ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। अच्छा, तो ये एक तेज फसल है। बिल्कुल। इसलिए जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश होती है, किसान इसका फायदा उठाकर तुरंत उपज ले लेते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान के किसानों की उस गहरी समझ को दिखाता है, जहां वे बादलों के मिजाज के हिसाब से अपनी खेती का गणित तुरंत बदल देते हैं। ये रणनीतिक खेती का बहुत ही शानदार उदाहरण है। चलिए अब पश्चिमी राजस्थान के इन तपते रेतीले मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और उत्तर की ओर चलते हैं। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। हाँ, ये हिस्सा एकदम अलग कहानी कहता है। हम पहुंच गए हैं जोन 1B में, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। इस जोन में मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति लगभग वैसी ही है, रेगिस्तान एकदम करीब है, लेकिन एटलस यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, कपास और सरसों का जिक्र करता है। यही बात सबसे दिलचस्प है। रुकिए, मैं यही सोच रही थी कि कपास तो ऐसी फसल है जो बहुत सारा पानी पीती है। रेगिस्तान के इतने करीब ये लहलहाती फसलें कैसे संभव हो रही हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक नहर ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। यहाँ जलवायु सिर्फ आसमान से गिरने वाले पानी से तय नहीं हो रही है। जब इंसान भूगोल में हस्तक्षेप करता है तो वो पूरी कहानी बदल सकता है। इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। इस जोन की पूरी पहचान इसी इंसानी चमत्कार पर टिकी है। जोन 1B ये साबित करता है कि बाहरी पानी रेतीली मिट्टी के स्वभाव को कैसे मात दे सकता है। मतलब अगर जमीन के स्तर पर देखें तो मिट्टी अभी भी वही रेतीली और प्यासी है, लेकिन जो कैनाल इरिगेशन है यानी सतही पानी, उसने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। एकदम सही। इंदिरा गांधी नहर ने इस पूरे उत्तरी पश्चिमी इलाके को एक हरित क्षेत्र में बदल दिया है। एक ग्रीन बेल्ट बन गई है। पानी की निश्चितता आ गई है ना? हाँ, जब किसानों को नहर के जरिए साल भर पानी मिलने लगा तो उन्होंने बाजरा और ग्वार छोड़ दिया। उन्होंने उन फसलों का रुख किया जो बाजार में ज्यादा मुनाफा देती हैं, गेहूं, सरसों और खासकर कपास। नकदी फसलें? जी, कपास एक नकदी फसल है। इसे लंबा समय और भरपूर पानी चाहिए होता है। नहर ने वो पानी उपलब्ध कराया और आज गंगानगर और हनुमानगढ़ की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल गया है। ये भूगोल और अर्थव्यवस्था के मिलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब नहर के पानी से सिंचित इस हरे भरे क्षेत्र से निकलते हैं और हमारी ये यात्रा राज्य के एकदम मध्य भाग की ओर बढ़ती है, मध्यवर्ती बेसिन की ओर। हाँ, अब हम जोन 2A में आ गए हैं। इसका नाम थोड़ा तकनीकी है, अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग मैदानी क्षेत्र। इसमें सीकर, झुंझुनू, नागौर और डीडवाना कुचामन का इलाका आता है। इस क्षेत्र की सबसे अनोखी बात न तो बारिश है और न ही नहरें, बल्कि खारी झीलें हैं। एटलस में सांभर झील का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। लेकिन एक मिनट, इस अंतःस्थलीय जलोत्सरण यानी इनलैंड ड्रेनेज को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो ये क्या है और खेती से इसका क्या लेना देना है? इससे डिकोड करना बहुत जरूरी है। अंतःस्थलीय जलोत्सरण का सीधा सा अर्थ यह है कि इस इलाके की नदियां या बरसाती नाले अपना रास्ता भूल गए हैं। आमतौर पर नदियों का लक्ष्य समुद्र तक पहुंचना होता है। हाँ, नदियां समुद्र में ही तो गिरती हैं। लेकिन इस जोन की भौगोलिक बनावट एक प्याले या बेसिन जैसी है। यहाँ बहने वाली नदियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि अरावली और रेगिस्तान को पार करके अरब सागर तक पहुंच सकें। वे जमीन पर ही बहते हुए अंततः किसी गड्ढे में जमा हो जाती हैं या सूख जाती हैं। अच्छा, तो पानी कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, वो वहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सही कहा। और जब वो पानी धूप से वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है तो अपने पीछे जमीन के सारे खनिज और लवण छोड़ जाता है, नमक छोड़ जाता है। हाँ, हजारों सालों से चली आ रही इसी प्रक्रिया के कारण इस जोन में सांभर और डीडवाना जैसी बड़ी बड़ी खारी झीलें पाई जाती हैं। तो इसका खेती पर क्या असर पड़ता है? मिट्टी में खारापन होने के कारण यहाँ हर तरह की फसल नहीं उगाई जा सकती। किसान पूरी तरह उन फसलों पर निर्भर करते हैं जो इस खारी मिट्टी और अर्ध शुष्क जलवायु को सह सकें। इसी कारण इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा होता है। ये बहुत ही तार्किक कनेक्शन है। कैसे नदियों का रास्ता भटकना झीलों को खारा बनाता है और वो खारापन तय करता है कि खेत में क्या उगेगा।
अब इसी मध्य क्षेत्र से हम थोड़ा नीचे चलते हैं। जोन 2B की तरफ। हाँ, अरावली के समानांतर दक्षिण पश्चिम की ओर हम पहुंचते हैं जोन 2B में, जिसे लूनी बेसिन कहा गया है। जालौर, पाली, सिरोही और ब्यावर जिलों तक फैला ये इलाका पूरी तरह से लूनी नदी के तंत्र पर निर्भर है। 2A में पानी वाष्पीकृत होकर खारा हो रहा था, लेकिन यहाँ लूनी नदी एक सक्रिय जीवन रेखा की तरह काम कर रही है। एटलस बताता है कि इस बेसिन में गेहूं और जौ की खेती मुख्य रूप से होती है। लूनी बेसिन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह एक अर्धशुष्क इलाके में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। लूनी नदी जब अरावली से निकलकर बहती है तो अपने साथ जो मिट्टी लाती है वो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। जबकि यहाँ भी बारिश बहुत ज्यादा नहीं है। बारिश कम है, लेकिन नदी के बेसिन में भूमिगत जल का स्तर बेहतर होता है। मिट्टी में नमी रोकने की क्षमता भी अधिक होती है। इसी वजह से यहाँ गेहूं और जौ की अच्छी पैदावार हो पाती है। जौ विशेष रूप से कम पानी और थोड़ी खारी मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन दे देता है। लूनी नदी के इस उपजाऊ बेसिन से निकलते ही भूगोल में एक और बड़ा बदलाव महसूस होता है। अब हम राजस्थान को बीचों बीच से बांटने वाली अरावली पर्वतमाला को पार कर रहे हैं। पूर्वी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। जी, जोन 3A अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक शामिल है। यहाँ आते ही हवा में नमी बढ़ने लगती है और बारिश का स्तर सीधा बढ़ जाता है। बारिश 100-200 मिलीमीटर से छलांग लगाकर 400 से 500 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। खेतों पर इसका असर साफ दिखता है। बाजरा पीछे छूट जाता है और फसलें गेहूं, जौ और सरसों में बदल जाती हैं। ये वो बिंदु है जहां मानसून का प्रभाव गहरा हो जाता है। अरावली पर्वतमाला मानसून की हवाओं को रोककर इस पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश करवाती है। 400 मिलीमीटर बारिश काफी होती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अब किसानों को केवल किसी तरह जिंदा रहने वाली खेती नहीं करनी पड़ती। वे आर्थिक रूप से लाभदायक फसलें चुन सकते हैं। सरसों यहाँ की सबसे प्रमुख पहचान है, जिसे सर्दियों में हल्की ठंड और नमी चाहिए होती है। लेकिन असली कहानी तो इसके ठीक बगल वाले जोन 3B में है। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है, फंसाने वाला बिंदु। हाँ, एटलस ने इसे नाम दिया है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इसमें आते हैं। यह एक बड़ा विरोधाभास है कि राजस्थान जैसे राज्य में एक बाढ़ संभावित क्षेत्र भी है और फसलें भी हैरान करने वाली हैं। वही तो, एटलस के अनुसार गेहूं के साथ साथ यहाँ धान यानी चावल की खेती भी होती है। यहीं पर परीक्षार्थी गलती कर बैठते हैं। जब धान की खेती का सवाल आता है तो दिमाग तुरंत दक्षिण की ओर जाता है, जहां भारी बारिश होती है। लेकिन जोन 3B में धान होने का कारण सिर्फ बारिश नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ की नदियां हैं। ये पूरा क्षेत्र चंबल, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों के प्रभाव में आता है। जब मानसून में नदियों में उफान आता है तो भरपूर पानी के कारण ये मैदानी इलाके में फैल जाती हैं और अपने साथ बेहद उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। तो ये बाढ़ कोई आपदा नहीं है, ये तो कृषि के लिए एक प्राकृतिक रिचार्ज की तरह काम करती है। एकदम सही। धान को खेतों में भरा हुआ पानी और ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी को लंबे समय तक रोके रखे। इन नदियों द्वारा लाई गई चिकनी जलोढ़ मिट्टी धान के लिए सबसे उत्तम है। इसीलिए ये धान और गेहूं जैसी अधिक पानी मांगने वाली फसलों का प्रमुख केंद्र बन गया है। यह वाकई आंखें खोलने वाली जानकारी है। कैसे नदियां कृषि का नक्शा बदल सकती हैं। चलिए अब पूर्वी मैदानों से आगे बढ़ते हैं, यात्रा को दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर ले चलते हैं। राजस्थान का सबसे हरा भरा हिस्सा। अरावली की पहाड़ियां यहाँ घनी हो जाती हैं। हम शुरुआत करते हैं जोन 4A से। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद का इलाका। यहाँ बारिश 600 से 800 मिलीमीटर है। मुख्य फसलें मक्का और सोयाबीन हैं। इस क्षेत्र की सफलता के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई जो भारी बारिश कराती है, और दूसरा यहाँ की लाल दोमट मिट्टी। मक्का के लिए ये मिट्टी कैसे काम करती है? मक्का को बारिश अच्छी चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। दक्षिणी राजस्थान की पहाड़ी ढलानें और ये लाल मिट्टी एकदम सही वातावरण तैयार करती हैं। पानी बरसता है, मिट्टी जरूरी नमी सोखती है और बाकी पानी ढलान से बह जाता है। और अगर हम इसी अरावली के और गहरे दक्षिणी हिस्से में जाएं, जोन 4B में, आर्द्र दक्षिणी मैदान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, एटलस इसे स्पष्ट रूप से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताता है। ये वाकई में राजस्थान का चिरापूंजी जैसा हिस्सा है।
यहाँ पानी इतनी प्रचुर मात्रा में है कि मक्का के साथ धान प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ मानसून सबसे पहले पहुंचता है और सबसे ज्यादा बरसता है। नदी नालों का जाल बिछाएं, वातावरण लगभग उष्ण कटिबंधीय जैसा हो जाता है, इसलिए मक्का और धान स्वाभाविक रूप से पनपते हैं। अब हमारी इस लंबी और भौगोलिक यात्रा का अंतिम पड़ाव आता है, जोन 5, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अंत में यात्रा हाड़ौती क्षेत्र पर समाप्त होती है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये इलाका बाकी राजस्थान से इतना अलग है कि लगता है मध्य प्रदेश का विस्तार है। यहाँ चंबल नदी का प्रभाव है और सोयाबीन व गेहूं मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। हाड़ौती की मिट्टी के बारे में क्या खास है जो इसे सोयाबीन की राजधानी बनाता है? जोन 5 की पूरी कहानी इसकी काली मिट्टी पर टिकी है। ये ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बनी है। इसकी खास बात है कि ये पानी को बहुत लंबे समय तक रोक कर रख सकती है। सूखने पर इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। हाँ, जैसे खुद की जुताई कर रही हो। सोयाबीन और गेहूं दोनों को ये नमी वाली मिट्टी बहुत पसंद है। यहाँ बारिश भी अच्छी होती है और सिंचाई का बेहतरीन नेटवर्क भी है, इसलिए ये सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो 100 मिलीमीटर से कम बारिश वाले सुदूर रेगिस्तान से लेकर बाढ़ संभावित और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक राजस्थान एक भौगोलिक चमत्कार है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है, खास तौर पर उन श्रोताओं के लिए जो ज्ञान को समेटना चाहते हैं? मैं स्रोत के अंतिम भाग परीक्षा विशेषांक का तेजी से रिकैप कर देती हूँ। ये बहुत मददगार होगा। पहला IA और IC सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। दूसरा IB नहर सिंचाई वाला क्षेत्र है। तीसरा 4B और 5 सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। चौथा 2B लूनी बेसिन है और पांचवा जोन 5 हाड़ौती क्षेत्र है। ये 5 बिंदु किसी भी परीक्षा या सामान्य ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे हैं। बस मिट्टी और पानी के स्रोत को याद रखें तो फसलें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। इस ज्ञानवर्धक और विस्तृत भूगोलिक यात्रा के समापन का समय आ गया है। इस गहन विश्लेषण में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है। आज हमने देखा कि कैसे राजस्थान के हर जिले ने अपनी खास जलवायु के अनुसार सदियों से खुद को ढाल लिया है। सूखे में बाजरा तो पानी वाले क्षेत्र में धान। लेकिन जिस तेजी से वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या भविष्य में ये 10 कृषि जलवायु क्षेत्र ऐसे ही रह पाएंगे या आने वाले दशकों में इन फसलों और जोन्स के नक्शे को पूरी तरह से फिर से बनाना पड़ेगा? ये हमारे सोचने के लिए एक बहुत बड़ा विषय है।